हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे एक्ट करता है तो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, अभी तक हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में जान रहे थे कि अगर दो चार्ज वैक्यूम या एयर में रखा हो तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे विथ इक्वल फोर्स, मतलब जो फोर्स ये होगा वही फोर्स ये भी होगा, है ना। और ये फोर्स किसके बराबर होगा, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस R, ठीक है। डिस्टेंस R है तो क्या हो जाएगा R², है ना, जहां K का वैल्यू क्या होता है 1/4/ε। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कूलॉम्स लॉ के लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है। अब बात ये है कि एक चार्ज बिना दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में आए हुए फोर्स लगाता है, तो ये कैसे करता है ना। तो इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में को लाया गया यहाँ पे, है ना। इस थ्योरी को फुलफिल करने के लिए कि एक चार्ज बिना दूसरे चार्ज की कांटेक्ट में आए हुए फोर्स लगाता है, कैसे लगाता है। तो बोला जाता है कि ये जो चार्ज Q1 है, अगर ये Q1 Q2 पे चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये अपना फील्ड पहले प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये Q1 अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये फील्ड जाके इस पर फोर्स लगाएगा। तो यानी कि कोई भी चार्ज डायरेक्ट किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है, बल्कि अपने फील्ड के द्वारा फोर्स लगाता है। और एक खास बात ये भी है फील्ड की कि खुद का फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। ये फील्ड कुछ लाइट की वेलोसिटी से चलता है, तो यहां से यहां पहुंचने में कुछ इसको टाइम डिले भी होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या समझ में आता है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण एक फील्ड होगा और वो फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। यानी इस फील्ड में ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपेंस करेगा और ये वाला चार्ज इसके फील्ड में रखा होगा, है ना। इसने ये भी क्या करेगा, अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इस फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पर अपने अपने फील्ड के कारण दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर अगर फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ हमको अगर बोले कैसे डिफाइन करोगे, सपोज मान लिया जाए कि हमको इस पॉइंट पर हम ये चार्ज ओमिट कर देते हैं, ये चार्ज हटा देते हैं। तो अब चूंकि प्रत्येक चार्ज अपना इंडिविजुअल फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये भी करेगा, है ना। तो अगर पूछा जाए कि ये वाला चार्ज यहाँ पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते आ रहे हैं। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, ठीक है। और ये Q0 ये क्या करेगा, ये चार्ज, ये जो चार्ज टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है। अब ये Q1 चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगा, तो जो भी फोर्स लगाए यहाँ पर F, है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, E से। तो E क्या होगा, इस पर इसने इस पर फोर्स लगाया F, कितने चार्ज पे, Q0 पे, F अपॉन Q0 टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है,
और इस चार्ज को हम बहुत छोटा रखते हैं, इसलिए हम लिमिट लगा रखे हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। यानी चार्ज बहुत छोटा है, छोटा इसलिए चार्ज ले रहे हैं ताकि इसका कोई अपना फील्ड प्रोड्यूस ना हो, है ना, जिसके कारण इसके फील्ड को क्या करे तो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, और दूसरा इसकी पोजीशन को, यानी इस पर कोई फोर्स ना लगाए तो इसका पोजीशन चेंज ना हो पाए, है ना। तो Q नॉट बहुत छोटा है ताकि ये इस पर फोर्स ना लगा पाए, यानी इसकी पोजीशन को चेंज ना कर पाए, दूसरा अपना फील्ड प्रोड्यूस ना कर पाए, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा चार्ज लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड बोले कि व्हाट इज फील्ड, तो हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट will give us magnitude of electric field intensity। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पर, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से हम ये पता करेंगे ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वहां पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q नॉट पर यूनिट, तो Q नॉट F फोर्स किया एक्सपीरियंस, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F बाई Q नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन से पता चलेगा, तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is determined by direction of force, तो जिधर डायरेक्शन होगा फोर्स का उधर ही फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, है ना। तो इस तरह से हम फील्ड को डिफाइन करते हैं, फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर ले, एसआई यूनिट ये क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होगा, ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। बाद में देखेंगे फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है, या वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इसका डायमेंशन अगर देख ले, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा फोर्स का डायमेंशन यानी न्यूटन, मतलब फोर्स का डायमेंशन mLT पे पावर -2, चार्ज का डायमेंशन A3, क्या हो जाएगा mLT पे पावर -3 A पे पावर -, इसका डायमेंशन, ठीक है बच्चों। तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। और टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है ताकि ये दूसरे चार्ज को अफेक्ट ना करे, कोई अपना फील्ड प्रोड्यूस ना कर पाए, है ना, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखें। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी फोर्स होगा यहाँ पर इस चार्ज के कारण, तो बहुत छोटे से चार्ज पे लगेगा, और छोटे से चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही उसके फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड की डायरेक्शन जिधर फोर्स होगा उधर ही फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण किसी पॉजिटिव
यूनिट चार्ज के कारण हम लोग फील्ड निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है। यहां से कुछ पी पॉइंट पर, जो कि यहां से आर डिस्टेंस पे है, हम क्या करेंगे, फील्ड निकालेंगे, फील्ड पता करेंगे। अभी हम लोग देखें कि कोई भी चार्ज क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये अभी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो भी चार्ज इसके फील्ड में आएगा उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसे पॉइंट पी पर हमको क्या करना है, क्यू के कारण, क्यू मेरा पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, है ना, और इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, और फोर्स पर यूनिट फेस चार्ज क्या मिल जाएगा हमको, इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का इंटेंसिटी, फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। और इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्यू नॉट पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फील्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो चलिए निकालते हैं फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पॉइंट पी पे। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी ड्यू टू टेस्ट चार्ज क्यू। तो F बराबर हो जाएगा K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर और इस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये फोर्स होगी अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये होगा। तो फोर्स कितना हो गया, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ई का डायरेक्शन क्या होगा, ई का मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर क्या लिखेंगे, तो ई के बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, यानी ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, तो वेक्टर आर की तरफ, यूनिट वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है इस डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते तो मॉड ई बराबर क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया, और बाकी हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। इसके कारण फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर भी फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर क्या करेंगे हम लोग, फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे, ये वाला कि यूनिट पॉइंट चार्ज पर, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड के मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर, ठीक है। अगर मान ले कि एक पॉइंट पर
अगर मान ले कि एक पॉइंट पर एक से ज्यादा फील्ड हो, क्या हो, एक से ज्यादा फील्ड है, मान ली बहुत सारे चार्ज है यहाँ पर, उस सबके कारण फील्ड होगा उस पॉइंट पे। तो मान लेते किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा फील्ड हो, मान लो कोई फील्ड इधर हो, वेक्टर E1 मान ले, ये हो गया वेक्टर E2, ये हो गया वेक्टर E3, ये मान लो वेक्टर E4, मान लो वेक्टर E5, इधर मान लो वेक्टर E6। हो सकता है कि एक पॉइंट पर एक से ज्यादा फील्ड हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड ई नेट जो होगा, उस सारे फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। E4, E5, E6। अगर n नंबर फील्ड होगा तो n नंबर फील्ड्स का वेक्टर सम है ना, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो नेट फील्ड पता चल जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट P पर नेट फील्ड पता चल जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, यानी इस पॉइंट पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम है। 10 है तो 10 का इंडिविजुअल वेक्टर सम करेंगे, यानी 10 को वेक्टर सम करेंगे और जो भी उसका रिजल्टेट आए वहां पर उस पॉइंट पर नेट फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये फोर्स जिस तरह से बिहेव कर रहा है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर बिहेव कर रहा है, और फील्ड है ही क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जिस तरह से फोर्स वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते कि एक स्क्वायर है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये साइड ए स्क्वायर है, तो वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स डी। तो वर्टेक्स डी पर बाकी तीनों चार्ज के कारण क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अभी पढ़े थे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जितना भी चार्ज है सबके कारण जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम करेंगे। तो ये वाला चार्ज पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज इस पॉइंट पर फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, तो इस डायरेक्शन में कैसे पता करेंगे, छोटा सा क्यू नॉट चार्ज रखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे क्यू चार्ज इसको किधर फोर्स लगा रहेगा, इतना और किधर फोर्स लगाएगा, तो इधर किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर दूरी है, आर डिस्टेंस है चार्ज से, तो चार्ज से ये दूरी कितना ए है, तो हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरह से ये चार्ज क्या करेगा, किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ये भी फोर्स कितना लगाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसका फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब अच्छा ये वाला चार्ज, तो ये चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, इधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फील्ड का, तो देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए तो ये हो जाएगा √2a, है ना, √2a। तो फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, के क्यू अपॉन 2 इसका स्क्वायर करो तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अभी इस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे वेक्टर सम में। तो देखो ये दोनों वेक्टर का सम निकाल देते हैं और बाकी फिर इसके बाद जोड़ देंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि सबका कंपोनेंट निकाल देते हैं,
और कंपोनेंट निकाल करके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, नेट एक्स और वाई कंपोनेंट, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे वेक्टर सम कर लेंगे, है ना। तो अगर देखो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों सेम है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। तो चलिए एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं तीनों का, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा इधर, नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ, इसको अगर E1 माने, इसको E2 और इसको E3, तो E1 प्लस E2 प्लस E3। नेट फील्ड तो क्या होगा, नेट फील्ड अगर हम लिखे ई पर, ई नेट क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब इस नेट फील्ड का हम लोग नेट एक्स कंपोनेंट और नेट वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो इसका नेट एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो इसका E1 का, ये E1 है, E1 का एक कंपोनेंट कितना होगा, तो यही होगा KQ/AS², ठीक है। इसका E3 का, इससे कितना एंगल बना, 45, तो हो जाएगा KQ/2A² इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तीसरा वाला यानी E2 का कंपोनेंट कितना होगा, ये 90 बना रहा है, तो कॉस 90 0, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेट इसको सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा, 1/√2, तो KQ/A² कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 1/2√2, ये हो गया नेट एक्स कंपोनेंट, ई नेट का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। उसी तरह से नेट वाई कंपोनेंट निकालेंगे हम लोग, नेट वाई कंपोनेंट ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3। नेट ई का एक बाई कंपोनेंट क्या होगा, तो नेट ई क्या है, ये है, इसका बाई कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका बाई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में बाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, इसका कॉस 90 लो तो 0 हो जाएगा। इसका बाई कंपोनेंट कितना होगा, तो हो जाएगा KQ/2A², कॉस 45 या साइन 45, इधर 45 है तो या तो साइन 45 लो या कॉस 45 लो, बात बराबर है, तो हम यहाँ साइन 45 ले रहे हैं, प्लस इसका बाई कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, बाई से कितना एंगल बना रहा है, 0, तो हो जाएगा KQ/A², ठीक है। तो नेट बाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, KQ/2A² इंटू 1/√2 प्लस KQ/A²। KQ/A² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1/2√2 प्लस यहाँ बचेगा बाई। तो यहाँ देखो इसका एक्स और बाई कंपोनेंट ई नेट का बाई कंपोनेंट और ई नेट का एक्स कंपोनेंट दोनों सेम ही आ रहा है, KQ/A², है ना। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ देखो, यानी हम तीनों वेक्टर को हम दो वेक्टर में तोड़ दिए। एक वेक्टर है मेरा EX बराबर है KQ/A² 1 प्लस 1/2√2, और मेरा बाई कंपोनेंट है KQ/A² 1 प्लस 1/2√2। अभी दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो आपस में तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, √A² प्लस B²। तो जो E होगा, E नेट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, ये होगा √EX² प्लस EY का स्क्वायर। EX कितना है यहाँ पे, EX और EY सेम है, ठीक है, तो हम EY को EX लिख सकते हैं यहाँ पे, EX² प्लस EX² क्या हो जाएगा, √2EX², तो EX बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, है ना। तो अब EX का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है, KQ/A² 1 प्लस 1/2√2 इंटू √2, √2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, KQ/A²
ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, यही आंसर होगा। तो नेट फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 2 1/2, है ना, ये हो गया नेट फील्ड। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम का और एक दूसरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का। ठीक है, इनके बीच का जो दूरी है वो 3 मीटर का है। तो बताना है कि इसके बीच में, मतलब इनके लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, इनके बीच में कहां पर फील्ड जीरो होगा। फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड जीरो। तो मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पर यहां पर फील्ड हो गया जीरो। तो यहां पर फील्ड जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखते कैसे, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पर रिपेल करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस डायरेक्शन में। इस वाले चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पर, मान लेते P पॉइंट पर अगर दोनों तरफ का फील्ड इक्वल हो जाए तो पॉइंट P पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो संभावना है कि इस पॉइंट P पर फील्ड की जीरो हो जाए। तो पॉइंट P किसके नजदीक होगा, तो इसके नजदीक होगा छोटे वाले चार्ज के कारण। क्यों, जैसे हम दूर जाएंगे तो फील्ड कमजोर पड़ेगा इसका, लेकिन इसका फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। तो ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर इसका फील्ड और इसका फील्ड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। तो पॉइंट P पर यह संभावना बनता है। ठीक है, तो मान लेते P पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो है। तो यानी कि इस फील्ड के, इस चार्ज के द्वारा फील्ड कितना होगा यहाँ पे, अगर E1 बोलते हैं, इसके द्वारा E2। अगर फील्ड यहाँ पर जीरो है तो मतलब क्या है, E1 बराबर E2 है। तो E1 कितना होगा, तो K फॉर्मूला क्या था पॉइंट चार्ज के लिए, फील्ड के क्यू अपॉन R। ठीक है, तो ये R1 हो जाएगा बराबर के Q2 अपॉन R2। ठीक है, तो K से K कैंसिल हो जाएगा। Q1 कितना है, 16 माइक्रोकूलम बराबर R1 x मान रखे हैं, ये हो जाएगा। Q2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। R2 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3 है तो ये 3 माइनस x हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 3 माइनस x मीटर, ये हो गया 3 माइनस x। ये माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल, ये 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 4x। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/5। कितना हो जाएगा x बराबर 5 दूना 10 और 0.5 के बीच 2.4 मीटर, यानी x कितना होगा 2.4 मीटर। तो और ये वाला दूरी क्या होगा, यानी R1 हो गया मेरा, ये जो दूरी है R1, ये कितना हो गया 3 मीटर। तो R2 क्या हो जाएगा, यहां से R2 ये वाला डिस्टेंस है, छोटे वाले चार्ज के कारण डिस्टेंस, तो कितना होगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 3 में से 2.4 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, है ना। तो फील्ड किधर जीरो होगा, फील्ड उस तरफ जीरो, फील्ड इस पॉइंट पर जीरो होगा, लेकिन ये जो फील्ड होगा किसके नजदीक होगा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा नजदीक होगा छोटे वाले चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड। और यहाँ से जैसे ही दूर जाएंगे चार्ज से तो क्या होगा, फील्ड घटने लगता है। इसका फील्ड स्ट्रांग, इसका फील्ड वीक होगा, इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन P पॉइंट पर दोनों का फील्ड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब बताना है कि कहां पर फील्ड जीरो हो सकता है। अगर हम यहां पर ले लें
पॉइंट मान लेते पी पॉइंट पे, तो क्या होगा, मान लेते ये दूरी जो है, ये दूरी मान लेते हैं 2 मीटर, ये दूरी मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। अब पता करना है कहाँ कहाँ पे फील्ड जीरो हो सकता है, तो क्या यहाँ पर फील्ड जीरो हो सकता है, तो ये क्या करेगा, रिपेल, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फील्ड जीरो होगा, नहीं होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर फील्ड जीरो नहीं होगा। यहां पर देख लेते हैं इस पॉइंट पी पर, तो इसके कारण फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर संभावना है कि फील्ड जीरो हो जाए। उसी तरह से यहां पर देख लेते हैं, यहां से क्यू पॉइंट पर ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर संभावना हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि ये चार्ज बहुत दूर है, तो इसका फील्ड यहाँ कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ये चार्ज बहुत नजदीक है, तो यहाँ पर फील्ड इसका स्ट्रांग होगा, तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर फील्ड जीरो हो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये दूरी x मीटर है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर फील्ड जीरो कब होगा, जब इसके कारण फील्ड मान लेते E1 है और इसके कारण फील्ड E2 बराबर हो जाए, तो P पॉइंट पर नेट फील्ड का हो जाएगा, जीरो होगा। EP बराबर जीरो कब होगा, जब E1 बराबर E2 हो जाए। E1 क्या होगा, तो इस चार्ज के कारण फील्ड कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1, इस चार्ज के कारण फील्ड कितना होगा, K Q2 अपॉन R2, ठीक है। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1 बराबर Q2 अपॉन R2, ठीक है। अब देखो Q1 कौन सा, ये वाला 2 माइक्रो कूलम अपॉन ये दूरी है x, ये दूरी कितना हो जाएगा, Q2 4 माइक्रो कूलम अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स, माइक्रो कूलम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस एक्स, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 2 मीटर, यानी यहां से 2 मीटर और यहां से 2 2 4 मीटर, है ना। ये वाला डिस्टेंस 2 माइक्रो कूलम के लिए होगा 2 मीटर, वहीं ये वाला चार्ज के लिए दूरी क्या होगा, ये वाला 2 प्लस 2 4 मीटर, मतलब -4 माइक्रो कूलम के लिए यहां से 4 मीटर पर, और छोटे वाले चार्ज 2 माइक्रो कूलम के कारण यहाँ पर P पॉइंट 2 मीटर पर फील्ड क्या होगा, दोनों के कारण जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर चार्ज -q है, +q मान लेते हैं, इस पर चार्ज -q है। सारा डिस्टेंस कितना है, ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट सी मान लेते हैं। तो पॉइंट ए पर नेट चार्ज बताना है दोनों के कारण, ठीक है। तो अब ये वाला +q चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, E EB, ठीक है, और -q चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये कितना हो जाएगा, EC, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो नेट फील्ड क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये नेट हो जाएगा ई नेट किसके बराबर होगा, तो EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर। अब EB और EC देख लो क्या है, EB वेक्टर क्या होगा, EB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो KQ अपॉन R², KQ क्या है, +q, KQ अपॉन R की जगह A², EC क्या है, तो KQ अपॉन R², KQ क्या है, Q, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए हम साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। तो KQ अपॉन ये भी है, और डिस्टेंस कितना है, A² हो जाएगा,
तो ईबी और ईसी यहाँ पर क्या है, बराबर है, यानी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालो तो ई नेट का रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट का रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ईबी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर प्लस 2EB EC इंटू कॉस थीटा। ईबी ईसी बराबर है, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईबी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस 120 डिग्री का अंडर रूट, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 120 माइनस 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये घट जाएगा इसमें जाके, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना आएगा x मतलब क्या है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जान गए, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण फील्ड निकालेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।